हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बिहार सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में। देखिए, ये इस सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो और अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन पर दे देता हूँ यहाँ, और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा उसका लिंक, तो आप उसे जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा, उदयन को ही उदयभद्र के भी नाम से जाना जाता है। और यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि उदयन ही पहला शासक था जिसने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बिंबिसार जो था वो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब इसका कार्यकाल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो देखिए, इसका शासनकाल जो था वो 544 ईसा पूर्व से 493 ईसा पूर्व तक रहा था इसका शासनकाल। और अगर आपसे पूछे कि ये किस वंश का शासक था, तो ध्यान रखिएगा, ये हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। और आप सभी को पता ही होगा कि चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता प्राप्त की थी। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और मौर्य साम्राज्य का राजधानी, ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र हुआ करता था। अगला प्रश्न है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो देखिए, इसका भी सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखिएगा आप, जो यूनानी दूत था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में पाटलिपुत्र आया था। और ये कब आया था? तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये 315 ईसा पूर्व में आया था। और किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था इसे। और अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो ध्यान रखिएगा, चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है, किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है? तो देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिका में जो है वो पाटलिपुत्र के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है। और ये किसकी पुस्तक है? तो ध्यान रखिएगा, ये मेगास्थनीज की पुस्तक है। और अभी मैंने आपको बताया कि मेगास्थनीज जो है वो किसके दरबार में आया था? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख 13 में अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अशोक के ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्र में हुई थी तृतीय बौद्ध संगति। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो देखिए, इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि अशोक ने इसी कलिंग की अपनी युद्ध की नीति त्याग दी थी। और यहाँ पे अब धम्म की नीति अपना ली थी। देखिए, धम्म का मतलब होता है नैतिक विचार संहिता, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने धम्म यात्रा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में स्थित था मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण में प्राप्त हुए हैं अशोक के स्तंभ लेख। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, मौर्य साम्राज्य था वो केंद्रीकृत समाज था, सही है। और यहाँ का प्रशासन तंत्र कठोर था, ये भी बिल्कुल सही है।
और यहाँ पे करों का बोझ अधिक था, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जगह से। ये कहाँ से, द्वितीय स्तंभ लेख से, द्वासम शिलालेख से और सातवें शिलालेख, मतलब ये तीनों जगह से अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि दान एवं धम्म दान के अंतर को अशोक के 9वें शिलालेख में स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो शुंग वंश था उसका शासन स्थापित हुआ था मौर्य साम्राज्य के बाद। अब यहाँ शुंग वंश के शासनकाल को भी देख लीजिए कि कब से कब तक चला। देखिए 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला। और इसका संस्थापक कौन था, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र इसके संस्थापक थे। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा कि मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज्य पुष्यमित्र ने ही स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काण्व वंश जो था वो शुंग वंश के बाद मगध पर शासन किया। देखिए इसका संस्थापक कौन था, तो ध्यान रखिएगा वासुदेव जो थे इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, काण्व वंश की, ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार में कहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया में मिलते हैं शुंग वंश के कला के उत्कृष्ट नमूने। अगला प्रश्न है, मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो देखिए मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है हर्यक, उसके बाद शिशुनाग आए, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, और जो लास्ट शासक था वो ध्यान रखिएगा काण्व वंश था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक। और यहाँ ध्यान रखिएगा जो मौर्य साम्राज्य था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। और इसी वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्याभिषेक भी किया था। और ध्यान रखिएगा राज्याभिषेक के साथ ही इन्होंने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। और जो मौर्य साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से इन्होंने विवाह किया था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त ने अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहा था। अगला प्रश्न है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा बिहार में गुप्त शक्ति का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था, इसमें योगदान करने वाले निम्न में से कौन विद्वान थे। तो देखिए वराह मिहिर जी का भी इसमें योगदान था, आर्यभट्ट का भी इसमें योगदान था, और ब्रह्मगुप्त का भी इसमें योगदान था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक जो था वो कृष्णगुप्त था, आप इसे ध्यान रखिएगा। और ये जो वंश था इसका शासन काल कब से कब तक था, तो ध्यान रखिएगा 510 से 525 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। और ये जो कृष्णगुप्त हैं इनको असंख्य शत्रुओं का विजेता भी कहा जाता है। और इस वंश के अंतिम शासक को भी आप ध्यान रखिएगा, इस वंश के अंतिम शासक थे जीवित गुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में बिहार में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। और चीन का एक यात्री था ह्वेन स्वांग, उसने इसी विश्वविद्यालय में 635 ईस्वी से 640 ईस्वी तक अध्ययन किया था इस विश्वविद्यालय में, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शशांक जो था
वो बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। ये एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल जो थे वो पाल वंश के संस्थापक थे। और इस वंश का शासनकाल आप ध्यान रखिएगा 750 ईस्वी से 810 ईस्वी तक था। और पाल वंश के शासनकाल में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और किसने की थी इस विश्वविद्यालय की स्थापना? तो ध्यान रखिएगा धर्मपाल ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया? तो देखिए जो बौद्ध धर्म था उसके दो संप्रदाय थे, एक महायान और एक दूसरा था हीनयान, जिसमें से महायान को पाल शासकों ने विशेष प्रोत्साहन दिया था। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है किस काल में कांसे की मूर्तियों के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पाल युग में कांसे की मूर्तियों के निर्माण का एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। आप इसे ध्यान रखिएगा। और इस काल में दो मूर्तिकार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, आप ध्यान रखिएगा। एक था उसमें धीमन और दूसरे थे विट्ठपाल। तो आप ध्यान रखिएगा ये दो थे, एक धीमन और एक विट्ठपाल। ध्यान रखिएगा विट्ठपाल का पुत्र था धीमन और ये दोनों नालंदा जिले के निवासी थे। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्ने बख्तियार खलजी जो था वो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक था। और बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा बिहार में 1198 ईस्वी में हुई थी तुर्क सत्ता की स्थापना। और मुख्यालय भी आप ध्यान रखिएगा बिहार शरीफ था इनका मुख्यालय। और अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा उसका सही आंसर होगा इब्ने बख्तियार खलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। हमारा अंतिम प्रश्न है बिहार में सूफी संत का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था बिहार में सूफी संत का आगमन। और अगर आपसे पूछे कि बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे, तो ध्यान रखिएगा मोमिन आरिफ थे बिहार में आने वाले पहले सूफी संत। तो दोस्तों ये हमारी इस वीडियो का एंड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।